हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डिकोड दिला और मैं हूं पापिया। और आज का टॉपिक है दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये जो दो बैंगन आप मेरे हाथ में देख सकते हो, यही आपको समझाने में हेल्प करेगा। और वो कैसे? तो आप ये समझे, ये जो बैंगन है इसको एकदम नेचुरली फैलाया गया है, कोई भी सार पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं दिया गया है। ठीक है, एकदम नेचुरली ये हुआ है। और अभी ये जो बैंगन है इसको इंजेक्शन दे करके, सार वगैरह दे करके इसको फैलाया गया है। दैट मीन्स ये हो गया हाइब्रिड। तो अब इसको समझे एकदम हाइब्रिड और इसको समझे नेचुरल। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। अभी देखते हैं डुअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता क्या है। ये जो दोहरी नागरिकता कंसेप्ट है, इसको हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, यहाँ पर बताया गया है दैट हमारा जो इंडियन नागरिक है इनको सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही दिया जाएगा। दोहरी नागरिकता के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में डिस्कशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में डील किया गया है। बट जब हमारा देश का बंटवारा हो रहा था, तब जो सिचुएशन था उसको मद्देनजर रखते हुए जो सारा नागरिकता के बारे में जो प्रोविजंस वगैरह है, आइन वगैरह है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। बट जो वहाँ का संविधान वाले थे, जो लोग लॉ बना रहे थे, वो लोग सांसद को यानी कि पार्लियामेंट को पावर दिए हैं, मद्देनजर रखते हुए प्रेजेंट सिचुएशन को, कौन सा सिचुएशन में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा देख करके कोई भी नया तरीके का रूल्स नागरिकता के बारे में वो लोग ला सकते, बहुत ही सोच समझ कर। तो इसीलिए नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955, द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है जो 1955 में लाया गया, यही पर ही जो सिटीजनशिप के बारे में जो डिटेल में डिस्कशन है इसको किया गया है। और अभी आती हूँ डुअल सिटीजनशिप पर, यानी कि दोहरी नागरिकता। दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, एंड नंबर 2, नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955 में क्या कहा गया। सबसे पहले संविधान में देखते हैं। अगर हम लोग बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, किसी को भी डुअल सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, उनको सिंगल सिटीजनशिप ही दिया जाएगा, एक राज्य का और एक देश का। यानी कि आप देश में जो राज्य से हो, सपोज आप तमिलनाडु से हो या फिर आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान का एक सिटीजनशिप एंड इंडिया का एक सिटीजनशिप, इसको मिला करके दो सिटीजनशिप आपको नहीं दिया जाएगा। आपके पास एक ही नागरिकता रहेगा और वो है आप एक इंडियन हो। ठीक है, अभी इसको डिटेल में देखने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। और वो क्या है, देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था, तब BN राव जो हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, वो हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के एनालाइज करके पॉइंट्स वगैरह इनकॉर्पोरेट कर रहे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। और उस वक्त जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पर डुअल सिटीजनशिप के बारे में बोला गया था। मतलब आप जो राज्य से हो, यानी कि जॉर्जिया, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, जो पार्ट से हो, वहां का एक सिटीजनशिप रहेगा। जहां पर आप रहते हो, तो ये हो गया स्टेट का। ठीक है, और उसके बाद आपको मिलेगा एक US सिटीजनशिप। दैट मीन्स आपके पास हो गया दो सिटीजनशिप, एक राज्य का और एक देश का। और अमेरिका में फर्स्ट सिटीजनशिप होता है एक स्टेट का, मतलब जो स्टेट में आप रहते हो, और दूसरा है पूरा US का, मतलब US सिटीजनशिप। ठीक है ना? और हमारे इंडिया यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप के बाद कहता है। ठीक है, और अभी आती हूँ डुअल सिटीजनशिप का एक और पर्सपेक्टिव, और वो है इंटरनेशनल लेवल का। दैट मीन्स दो कंट्री का सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा इंडिया किसी को भी डुअल सिटीजनशिप, मतलब एक साधारण एग्जाम्पल, आप अमेरिकन होने के साथ साथ एक इंडियन भी हो, ऐसा किसी को भी नहीं देता है। तो सिंपल नो नो है। ठीक है ना? सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं जर्मनी पर पैदा हुई हूँ और मेरी मदर जर्मनी से है और फादर अमेरिकन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाई बर्थ अगर देखा जाए मैं एक जर्मनी हूँ, और इसी के साथ साथ अगर मेरा फादर का ओरिजिन देखा जाए तो वो एक अमेरिकन नेटिव है। तो इस हिसाब से मेरे को दोनों सिटीजनशिप का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट यहाँ पर आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है आप कौन सा देश का नागरिक परमानेंटली बनना चाहोगे। ठीक है ना? और अभी आती हूँ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर टोटल 5 तरीके से आप सिटीजनशिप ले सकते हो।
जो सारा आर्टिकल्स वगैरह है वो किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अभी 5 सिर्फ समझिए। और वो है केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। और यहाँ का जो बद्रीनाथ है ये आप याद रखिए, सिटीजनशिप लेने का जो 5 अधिकार है ये बद्रीनाथ है, ठीक है ना। नंबर 1 बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। नंबर 2 बाय डिसेंडेंट्स, मतलब वंश के आधार पर। नंबर 3 बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद। नंबर 4 बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब देसीकरण। और नंबर 5 इनकॉर्पोरेशन, मतलब कोई भी एरिया को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हो अपना इंडिया के साथ, जैसे कि सिक्किम को 1975 16 मई को हमारे इंडिया के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसको बोला जाता है अर्जित भूमि। तो जो भूमि को आप इंडिया के साथ कनेक्शन कर रहे हो, वहाँ का जो सिटीजन है उनको भी तो सिटीजनशिप देना चाहिए ना। सिटीजनशिप का जो सारा अधिकार है उनको देना चाहिए, है ना। तो ये हो गया अर्जित भूमि यानी कि इनकॉर्पोरेशन। अभी सिटीजनशिप लूज करने का 3 प्रोसेस बताया गया है ये 1955 नागरिक अधिनियम में। नंबर 1 है, अगर आप कोई देश का सिटीजनशिप ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो एकदम चला जाएगा, मतलब त्याग हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 टर्मिनेशन, मतलब अगर आप सपोज विदेश में रहते हो और आप 10-20 साल इंडिया में नहीं आए हो, लंबा टाइम पीरियड तक इंडिया में नहीं आओगे, तो आपका सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरा है डिप्राइवेशन, इसका मतलब डिप्राइव किया जा रहा है, मतलब इसको हम लोग निकालते हैं, ये हमारा सिटीजन नहीं है। अभी आप ये बैंगन वाला एग्जाम्पल को याद कीजिए, जब देश बंटवारा हो रहा था उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बोला गया था, यानी कि बाय नेचुरल आप समझिए, ठीक है ना। इसको समझिए नागरिकता इन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम नेचुरल तरीके से। और अभी इसको देखिए एकदम हाइब्रिड, मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, इसके हिसाब से हम 3 टर्म को डिटेल में समझेंगे, बुरा मत मानना, जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला टर्म वो है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और दूसरा है PIO यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तीसरा है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड। तो इसको ही समझेंगे बहुत ही डिटेल में। अभी एनआरआई के बारे में देखिए, एनआरआई मतलब जो इंसान विदेश में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों का लेबर्स लोग होते हैं जो दुबई में, सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए जाते हैं, वो लोग 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहेंगे तो उनको एनआरआई बोला जाता है। और इन लोगों का हमारे देश का अर्थनैतिक कंडीशन जो 1994 में हो गया था उसको रिवाइव करने के लिए बहुत बड़ा हाथ था। और एनआरआई विदेश में रह के जो इनकम करते हैं और जो वो इंडिया में भेजते हैं वहाँ पर इनकम टैक्स नहीं लगता है और उनके पास वोटिंग पावर रहता है। और जो वोट ये लोग देते हैं इसको प्रॉक्सी वोट कहा जाता है। ये जो वोट है ये देने का अभी कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है ताकि वो लोग विदेश से इंडिया का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके प्रॉक्सी वोट के जरिए। पासपोर्ट इनके लिए मैंडेटरी है। रहने का कार्यकाल टाइम स्पैन एक्सटेंड करने के लिए इंडियन एम्बेसी या फिर एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर जा करके एक फॉर्म फिल करके फीस डिपॉजिट करना पड़ता है। अभी आती हूँ PIO यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी के लिए आप सिर्फ इसको समझ जाइए क्योंकि अब ये गया काम से, इसका मतलब कोई भी पावर नहीं है, इसको मर्ज किया गया है OCI के साथ। OCI ही कॉमनली नोन एज डुअल सिटीजनशिप। देखिए पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो इंसान विदेश में रहते हैं उनको हर 6 महीने में उस इलाका का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा करके लोकेशन बताना पड़ता है, जिसको बोला जाता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि FRRO। तो जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा करके इनका जो लोकेशन है वो बताना पड़ता था। और ये जो लोग हैं इनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं है और इंडिया का जो हाई लेवल का पोजीशन होता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ऐसा ये लोग नहीं बन सकते, ठीक है ना। अभी इसको जैसे कि मैंने कहा OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI यानी कि प्रवासी भारतीय, इसके साथ मर्ज किया गया है। जो प्रवासी भारतीय होते हैं यानी कि OCI कार्ड होल्डर, उनके पास अनलिमिटेड वीजा फ्री एंट्री रहता है, मतलब लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एंट्री रहता है इंडिया में। और ये सारे लोगों के पास भी कोई भी वोटिंग पावर वगैरह नहीं रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एम्बेसी होते हैं वहां पर जा करके एक एप्लीकेशन करना होता है OCI कार्ड के लिए। और OCI कार्ड के लिए एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हो जो देश में आप रह रहे हो वहां का पासपोर्ट आपको मिल गया है और जो इंडियन पासपोर्ट है वो आप कैंसिल कर लिए हो।
तो कैंसलेशन करने के बाद इंडियन पासपोर्ट, उसके बाद ही आप OCI कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और ये लोग भी जो प्रीमियम लेवल के जो पोजीशन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस नहीं बन सकते हैं। इनके लिए जो म्यूजियम्स एंड सेंचुरीज वगैरह होता है, यहाँ का एंट्री फीस बिल्कुल एक इंडियन नागरिक की तरह ही सेम रखा जाता है। जैसे कि फॉरेन कोई अगर देखने आए, उनके लिए 600 रुपये लिया जाएगा और जो इंडियन है उनके लिए 60 रुपये लिया जाएगा। तो ऐसा डाइवर्जेंस यहाँ पर नहीं देखा जाता है OCI कार्ड्स होल्डर के लिए। और इसको ही कॉमनली बोला जाता है डुअल सिटीजनशिप। और ये जो पर्टिकुलर थिंग है, इसको बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए दिया नहीं जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ से साफ साफ मतलब यही निकल करके आता है, आप कोई दूसरा देश के पासपोर्ट एक साथ में होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप दूसरा देश का सिटीजनशिप एक बार ले लेते हो तो इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिनाउंस हो जाएगा। जैसे कि सानिया मिर्ज़ा, अगर वो पाकिस्तान के सिटीजनशिप ले लेते हैं तो उनका जो इंडियन सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज़, तो जो इंसान इंडिया के बाहर रहते हैं, उनका जो इनकम्स वगैरह है जब वो इंडिया में भेजेंगे, उसके लिए भी तो कोई एक्ट्स वगैरह होंगे, है ना। इसके लिए है फेमा एक्ट, यानी कि द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, यहाँ पर 3 तरीके का बैंक अकाउंट के बारे में बोला गया है। नंबर 1 NRO, नंबर 2 NRE, नंबर 3 FCNR। NRO मतलब नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। यहाँ पर अगर सपोज इंडिया में आपका कोई प्रॉपर्टी है और विदेश में आपका कोई मतलब इनकम है, जो एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है, विदेश का मनी प्लस इंडिया का जो आप प्रॉपर्टी है वहाँ से कोई रेंट वगैरह आता है, दोनों ही एक अकाउंट में रख सकते हो। इसको बोला जाता है NRO, ठीक है ना। और यहाँ पर टैक्स लगता है, ओके। अभी देखते हो NRE। NRE मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेन मनी है, जो फॉरेन से आप इनकम करते हो, इसको ही रख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, ओके। और NRE अकाउंट में सपोज आप डॉलर में कमाते हो तो ये डॉलर ऑटोमेटिकली इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अभी देखते हैं FCNR। FCNR मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, इसका मतलब जो इंसान विदेश में ट्रांजैक्शन करता है, ये कंट्री से ये कंट्री, मतलब एक अलग कंट्री में ट्रांजैक्शन होता है, तो यहाँ पर ये वाला अकाउंट काम में आता है। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए ये अकाउंट बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और यहाँ पर सपोज आप डॉलर में कमाते हो तो डॉलर डॉलर ही रहता है, कन्वर्ट वगैरह नहीं होता है। ये जो विदेश का पैसा है, इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए एक कोड तो लगेगा, है ना। तो विदेशी ट्रांजैक्शन करने के लिए जो कोड लगता है वो है स्विफ्ट कोड, ठीक है। अभी वीडियो के एकदम आखिर में नेपाल का जो पर्सपेक्टिव है, वो आपस में एक समझौता किया गया है, क्योंकि नेपाल एक बफर देश है, लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ बफर देश, यानी कि 2 बड़ा देश के बीच में है, इसीलिए बफर देश बोला जाता है, ठीक है ना। तो नेपाल और इंडिया में एक आपस में समझौता है, सिटीजन्स को एक ऑनररी सिटीजनशिप दिया गया है। एकदम आखिरी पॉइंट, दैट इंडिया डुअल सिटीजनशिप देता है। और बता सकते हो क्या है? खैर, अगर नहीं भी बता सकते हो, इंडिया का जो नागालैंड का जो पोर्शन है, वहाँ का एक गांव है और वो है ये गांव। नागालैंड का ये गांव है लांगवा गांव। ये बिल्कुल इंडिया और म्यांमार दोनों के बीच में पड़ता है, इसीलिए यहाँ का गांव वाले को म्यांमार प्लस भारत दोनों का ही सिटीजनशिप इन लोगों को दिया गया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, कुछ वैल्यू मिला है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोहरी नागरिकता का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या कहा गया है OCI के बारे में, आपको पूरा समझ में आया है? अगर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, नॉलेज बढ़ाने में हेल्प कीजिए, एंड दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन।